नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि ये इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हम अभी उद्योगों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। उद्योगों से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया वो था एमएसएमई सेक्टर के बारे में, ठीक है, कि एमएसएमई सेक्टर का क्या महत्व, उसमें क्या चुनौतियाँ हैं, इस संबंध में हमने चर्चा की थी। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होगा इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस मतलब क्या होता है? औद्योगिक रुग्णता, उद्योगों की बीमारी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपका जो कल का प्रश्न था उसको देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। कल आपको जो प्रश्न दिया गया था आंसर राइटिंग के लिए वो था कि मेक इन इंडिया पहल का मूल्यांकन कीजिए। भारत सरकार द्वारा जो 2014 में पहल चलाई गई देश के विनिर्माण क्षेत्र में उत्थान के लिए, उस पहल का आपको क्या करना है? मूल्यांकन करना था। देखते हैं क्या होगा इसका मॉडल आंसर। तो यहाँ पे पहले एक इंट्रो दे सकते हैं कि 25 सितंबर 2014 को देशव्यापी स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। 25 सितंबर 2014 को विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए। उसके बाद चूंकि हमको क्या करना है, इसका मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन हम उस चीज मूल्यांकन करने के पहले हमको ये बताना होगा कि एग्जैक्टली इसके लक्ष्य क्या रखे गए थे, ठीक है। तो इसके हम 3 प्रोमिनेंट लक्ष्य बताएंगे, ज़्यादा लक्ष्य बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपके पास इसको 50 से 60 शब्द का ही है। तो यहाँ पे 3 लक्ष्यों में क्या बता देंगे आपको। विकास दर को क्या बोला गया था कि बढ़ा करके 12 से 14% कर दिया जाएगा। जो विकास दर 5 से 6% में चल रही थी इस क्षेत्र की, उसके लिए क्या लक्ष्य रखा गया कि उसको बढ़ा करके 12 से 14% कर दिया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा जो बड़ा लक्ष्य रखा गया वो है कि 10 करोड़ नए रोजगार पैदा किए जाएंगे, 100 मिलियन नए रोजगारों का सृजन किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया। और तीसरा जो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया वो ये था कि 2025 तक में, कब तक का लक्ष्य है? 2025 तक में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% बढ़ाएंगे। किसमें? जीडीपी में। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का, यहाँ पे संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की बात नहीं की जा रही, सिर्फ विनिर्माण क्षेत्र की बात की जा रही है। तो जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी बढ़ा कर कितनी कर दी जाएगी? 25% कर दी जाएगी। कब तक में? 2025 तक में। तो ये क्या थे? 3 बड़े लक्ष्य रखे गए थे। अब इन लक्ष्यों के आधार पर हम देखते हैं कि ये योजना कितनी सफल रही, ठीक है। तो सबसे पहले मूल्यांकन में आता है पहला बिंदु आपका उत्पादन में। तो देखो, उत्पादन के सेक्टर में जाओगे, आपका उत्पादन किस चीज से संबंधित है? देखो, डायरेक्ट आपके किससे संबंधित है? जीडीपी से संबंधित है। अगर आपके यहाँ पे उत्पादन बेहतर रहेगा, उत्पादन बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ेगा, जो आपको आपके लक्ष्य की ओर लेके जाएगा। आपका लक्ष्य क्या है? 25% का, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पादन में एग्जैक्टली हुआ क्या? तो अगर आप आईआईपी के हिसाब से जाएंगे, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक होता है उसके हिसाब से जाएंगे, तो उत्पादन जो दर है हमारे यहाँ पे निम्न बनी हुई है। पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ पे उत्पादन दर क्या है? कम बनी हुई है, निम्न बनी हुई है। किसके अनुसार? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, ठीक है। दूसरा आता है आपका रोजगार। रोजगार क्या का लक्ष्य क्या था कि 100 मिलियन नए रोजगारों को सृजन किया जाएगा। अब उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है? तो अगर आप सीएमआई के डेटा के अनुसार जाएंगे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक प्राइवेट संस्था है, उसके डेटा के अनुसार जाएंगे तो हमारे यहाँ पे बेरोजगारी की दर उच्च है। सीएमआई का डेटा प्रतिदिन के हिसाब से आता है और प्रति माह, प्रति वीक के हिसाब से आता है। आप उनकी वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं। अभी का जो सीएमआई का डेटा है उसके अनुसार अभी जो बेरोजगारी दर चल रही है वो लगभग 8 से 9% के बीच चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है? इनके अनुसार बहुत ज़्यादा बेरोजगारी दर है। सीधी बात, बेरोजगारी दर है मतलब रोजगारों का सृजन नहीं हो पा रहा है। अगर आप सीएसओ के डेटा के अनुसार जाएंगे, देखो सीएसओ डेटा जारी कर ही नहीं रहा है पहली बात तो, लेकिन पिछले वर्ष चुनावों के जस्ट पहले डेटा लीक हो गया था 2019 में, है ना। 19 के चुनाव के पहले डेटा लीक हुआ था, तब पता चला कि भाई हमारे देश में जो बेरोजगारी है पिछले 50 वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर है। और कोरोना की वजह से उसमें वो स्थिति और क्या हो गई? खराब हो गई, बद से बदतर होती गई, ठीक है। अगला जो आता है आपको मूल्यांकन का बिंदु वो है निवेश का। निवेश में क्या हुआ? तो हमारे यहाँ पे अगर आप निवेश के उसमें जाएंगे तो पिछले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था में निवेश की दर काफ़ी धीमी रही है। अब हमारे यहाँ पे निवेश में एग्जैक्टली हो क्या गया है? एक तरीके से वो आ गया है, रुकावट वाला बिंदु आ गया है, थ्रस्ट आ गया एक तरीके से कि आपका जो वो है निवेश है, आप किस चीज़ पर निर्भर हो गए हैं? पूरा एफडीआई पर निर्भर हो गए हैं कि भैया बाहरी से विदेशी निवेश जो आएगा वहाँ अगर वो पैसा आता है, वो पूंजी आती है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? निर्माण क्षेत्र में भी निर्माण क्षेत्र में निवेश होगा
और वृद्धि होगी, विकास होगा। पर हमारे यहाँ पे जो सार्वजनिक निवेश है, हमारे यहाँ का जो लोकल निजी निवेश है, वो क्या हो रहा है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। और एफडीआई जो है उसका एक स्तर होता है, उस स्तर से ज़्यादा वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसका मूल्यांकन था। हमने 3 जो बड़े लक्ष्य रखे गए, उन 3 लक्ष्यों के आधार पर देखा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे उत्तर लेखन में इतना शब्दों का स्कोप है, इसलिए इसको यहाँ पे इतने में कवर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक सकारात्मक बिंदु के साथ अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। वो सकारात्मक बिंदु क्या बता सकते हैं आप? देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वो आता है, रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आता है प्रतिवर्ष वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसमें भारत की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हम जब ये कहानी चालू हुई थी एक तरीके से मेक इन इंडिया वाली, तब लगभग हम 130-140 रैंकिंग के आसपास होते थे। ठीक है, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष की रैंकिंग हमारी कितनी आई थी? 63rd आई थी। ठीक है, तो लगातार उसमें क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। पर इसके बावजूद हमारे यहाँ पे निवेश नहीं बढ़ा हुआ है। मतलब सरकार को क्या करने की आवश्यकता है? यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग करने के बजाय कुछ कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है? सरकार नियम कानून जो बनाती है, नीतियां बनाती है, उन सबको विंडो ड्रेसिंग किया जाता है। मतलब अच्छे नियम कानून बना दोगे तो सामने से बाहर से क्या दिखेंगे? अच्छे दिखेंगे, पर एग्जैक्टली उनकी जो वर्किंग पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? वो जटिल होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, उनके साथ काम कर पाना, उन नियम कानूनों के रहते हुए काम कर पाना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। ठीक है, तो सरकार को क्या करना होगा? आपको विंडो ड्रेसिंग के उस सिद्धांत से बाहर निकलना होगा। ठीक है, तो ये क्या था? आपका पूरा मॉडल आंसर था। अब चलते हैं आज के आपके टॉपिक में, वो है इंडस्ट्रियल सिकनेस, औद्योगिक रुग्णता। औद्योगिक रुग्णता क्या होती है समझिए। सामान्य सा जैसे मनुष्य को बीमारी होती है, वैसे उद्योगों की बीमारी होती है। मनुष्य की बीमारी को आप कैसे पहचानते हैं? कि कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देंगे कि भैया आपका WBC पैथो रिपोर्ट करवाएंगे आप तो WBC कम होगा, और RBC में कहीं दिक्कत आएगी, प्लेटलेट कम होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कुछ दिक्कत होगी। ये सब चीज़ें क्या हो जाती है उसमें, इन पैरामीटर्स के आधार पर, लक्षणों के आधार पर आप पेशेंट की बीमारी को पता करते हैं। वैसे क्या होता है? उद्योग भी बीमार होते हैं। उद्योगों की बीमारी को कैसे हम पता करते हैं भाई? कि वहाँ पे निवेश नहीं आएगा, उनका कारोबार नहीं होगा, लाभ प्राप्त नहीं होगा, लगातार कई वर्षों से लॉस में चल रहे होंगे, अपने जो ऋणदाता है उनका मूलधन और ब्याज वापस नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? औद्योगिक रुग्णता की क्या होती हैं? परिचायक होती हैं। ठीक है, ये उनके क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। तो ये तो क्या हो गया? सामान्य बातें हो गई। अब हम देखते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है। औद्योगिक रुग्णता की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार देखते हैं। तो वो परिभाषा क्या बोलती है? कि यदि कोई कंपनी पिछले 4 वर्षों में से किसी एक वर्ष या अधिक वर्ष में, क्या बोलते हैं? पिछले 4 वर्षों में से किसी एक वर्ष या अधिक वर्षों में क्या हुआ, उसमें कुल दायित्व के 50% के बराबर उसको क्या हुआ हो? हानि हुई हो। उसके कुल दायित्वों के मतलब उसकी कुल पूंजी के 50% या उससे अधिक का उसको क्या हुई हो? हानि हुई हो। और पिछले 3 माह में वो अपने ऋणदाताओं का ऋण क्या है? भुगतान ना कर पाई हो, तो वो कंपनी क्या कही जाएगी? रुग्ण कंपनी कही जाएगी। क्या हुआ? फिर से समझिए कि पिछले 4 वर्षों में से किसी एक वर्ष या अधिक वर्षों में उसने अपनी कुल पूंजी के 50% का क्या किया हो? लॉस गेन किया हो। ठीक है, उसको लॉस हुआ हो, नुकसान हुआ हो, और पिछले 3 माह में उसने अपने ऋणदाताओं का किसी प्रकार का ऋण भुगतान ना किया हो, ना ही ब्याज लौटाया हो, ना ही मूलधन लौटाया हो, तो ऐसी स्थिति वाली कंपनी को हम क्या कहते हैं? रुग्ण कंपनी कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में रुग्ण कंपनियों की संख्या कितनी है? लगभग 2 लाख। कितनी? लगभग 2 लाख। ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, एक संभावित डेटा है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो रुग्ण कंपनियां होती हैं, इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। जैसे हमने अभी देखा कि मनुष्य की जो रुग्णता होती है, रुग्णता मतलब क्या होता है? बीमारी। तो मनुष्य की जो रुग्णता होती है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं? तो पैथोलॉजी रिपोर्ट लेते हैं और अन्य जांच वगैरह करवाते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या जाता है आपका यहाँ पे, इनके भी लक्षण देखते हैं। औद्योगिक रूप से रुग्ण कंपनियों का जो पहला लक्षण आता है आपका, वो है कि इकाई खातों में कम कारोबार। सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी नुकसान में जा रही, बीमार है, तो उसका कारोबार में क्या होगा? डिक्लाइन आएगा। ठीक है, उसका क्रय विक्रय में क्या आने वाला है? डिक्लाइन आने वाला है। दूसरा, बैंक से ओवरड्राफ्ट के लिए बार बार अनुरोध करना। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? कि आपको अपनी क्षमता के बाहर जाकर के, बियॉन्ड जाकर के बैंक एक सुविधा देता है कि आप कुछ अमाउंट क्या कर सकते हैं, वहां से बैंक से ले सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं। ठीक है, पर एग्जैक्टली होता क्या है? जब कंपनी रुग्ण हो जाती है, घाटे में जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार होती है, तो वो क्या करने लगते हैं? बार बार बैंक से क्या करते हैं? अनुरोध करते हैं कि हमको और पैसा दे दीजिए।
वो जो और पैसा मांग रहे होते हैं किस चीज़ के लिए मांग रहे होते हैं, कार्यकारी पूंजी के लिए मांग रहे होते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए मांग रहे होते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कार्यकारी पूंजी क्या होती है, तो किसी भी उद्योग धंधे को संचालित करने के लिए दो तरह की पूंजी की आवश्यकता होगी। पहला तो जब आप उद्योग धंधा स्थापित कर रहे हैं तो उसमें जो निवेशित पूंजी है उसकी आवश्यकता पड़ेगी कि भाई आप 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 10 करोड़ का जो भी निवेश कर रहे हैं। और दूसरा, उद्योग धंधा स्थापित होने के बाद उसके डे टू डे कार्य के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, कि आपको मजदूरों का पेमेंट करना है, उत्पादन के लिए कच्चा माल खरीदना है, ये सब चीजें 50 चीजें होती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, कार्यकारी पूंजी बोलते हैं। तो इस कार्यकारी पूंजी के लिए अगर आप, ये कार्यकारी पूंजी कहां से निकल के आएगी, तो आपका क्या होगा, लाभ होगा, तो आपका क्या होगा, एक तरीके से वहां पे मनी का सर्कुलेशन होना चालू हो जाएगा। पर अगर आप घाटे में जा रहे हैं तो आपको लाभ वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आप कार्यकारी पूंजी के लिए बैंकिंग संस्थानों के पास जाएंगे। अगला है आपका इसमें जो लक्षण, वो है कि बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के स्वीकृत ऋण से आप अधिक क्या करेंगे, आहरण कर लेंगे। बैंक को बिना सूचित किए हुए आप क्या है, अनावश्यक आहरण करना चालू कर देंगे। इसके अलावा क्या है, परिपक्वता पर बिलों के भुगतान में विलंब होता है। परिपक्वता मतलब अब आपको किसी को क्या करना था, कुछ भुगतान करना था किसी बिल पे, कोई भी बिल था, मान लीजिए आपने कहीं किसी से उधारी लिया हुआ है या किसको किसी चीज़ का पेमेंट करना था, आपने उससे कुछ खरीदा था, तो और उसके लिए 10 दिन 15 दिन का समय दिया हुआ था। 10 दिन 15 दिन बाद वो बिल क्या हो जाएगा, आपका मैच्योर होगा, परिपक्व होगा। मतलब आपको क्या करना है, उस चीज़ का पेमेंट करना है, पर आप सामने वाले को पेमेंट कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या हैं, एक तरीके से रुग्ण हैं, आपके पास किसी तरीके का कोई पूंजी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे 50 समस्याएं लिखी हुई हैं कि भाई दोषपूर्ण माल क्रय सूची हो जाएगी, इन्वेंट्री में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और आपके चालू अनुपातों में गिरावट आएगी। मतलब सिंपल सी बात है कि आपका एग्जैक्टली होने क्या वाला है, आप नुकसान में चल रहे हैं, तो आपने जो भी उत्पादन किया हुआ है वो सब आपका कहाँ पड़ा रहेगा, स्टॉक में पड़ा रहेगा। उससे क्या होगा, आपका इन्वेंट्री में क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। दोषपूर्ण माल क्रय करने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, क्यों, कहीं ना कहीं से आप क्या करना चाहेंगे, लाभार्जन करना चाहेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, स्टॉक का कुल व्यापार धीमा होता है। वही हमारा पॉइंट हो गया, इन्वेंट्री में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, स्टॉक आपका बढ़ता जाता है। तो ये क्या हो गया, बीमार उद्योगों की पहचान के क्या हो गए, लक्षण हो गए। ठीक है, अब आपने उद्योगों की पहचान तो कर ली, बीमार उद्योगों की पहचान कर ली, रुग्ण उद्योगों की। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इस रुग्णता के कारण क्या होते हैं, मतलब उद्योग हमारा जो है वो बीमार क्यों हो जाता है। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम पढ़ क्यों रहे हैं सब, पहले तो इस चीज़ को देखें। हमने क्या है, पहले पढ़ा हुआ था कि भारत में औद्योगिकरण क्या है। ठीक है, भारत में औद्योगिकरण क्या है, और उसके बाद हमने देखा था कि निम्न औद्योगिकरण के कारण क्या हैं। निम्न औद्योगिकरण के कारणों को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था कि सामाजिक कारण होते हैं, कुछ सामाजिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं। इसके अलावा क्या देखा था हमने, आपका कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, आपके प्रशासनिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण और प्रशासनिक कारण होते हैं। इस प्रकार से हमने कारणों को डिवाइड किया हुआ था, आप पिछले लेक्चर्स में जाकर के इसको देख सकते हैं। तो ये तो पहली समस्या हो गई, हमारे देश में उद्योग स्थापित ही नहीं हो रहा है। इसके बाद जो अगली दूसरी समस्या आती है अगले स्टेप की, वो अभी हम पढ़ रहे हैं, औद्योगिक रुग्णता। मतलब कि जो पहली बात तो उद्योग स्थापित नहीं हो रहा, और थोड़े बहुत जो उद्योग स्थापित भी हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं। तो अब देखते हैं इस रुग्णता के कारण क्या हैं। तो रुग्णता के कारणों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। पहला क्या होता है, बाह्य कारण, दूसरा क्या होता है आपका आंतरिक कारण। यहाँ बाह्य कारण का मतलब ये नहीं है कि कोई अंतरराष्ट्रीय कारण प्रभावित कर रहा है। बाह्य कारण मतलब उद्योग के जस्ट बाहर, जैसे समझ लो कोई भी एक उद्योग है, एक पिन पॉइंट लोकेशन आप कोई भी ले लीजिए, जैसे अभी आप जहाँ बैठे वहीं पर कोई उद्योग लगा हुआ है, तो वो उद्योग क्या हो गया, एक तरीके से उस उद्योग के बाहर की जो चीज़ें चल रही हैं, उस उद्योग, उस प्लांट के बाहर की जो चीज़ें हो रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, बाह्य कारण बोलेंगे। ठीक है, और आंतरिक कारण मतलब उद्योग के अंदर जो समस्याएं विद्यमान हैं उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्या डिस्कस करने वाले हैं, उद्योगों के बाह्य कारणों को डिस्कस करने वाले हैं। औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी बाहरी कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो है आर्थिक मंदी से मांग में कमी आती है। अब देखो आपका क्या है, यहाँ पे अगर अर्थव्यवस्था में मंदी होती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, या अल्टीमेटली यूँ कहें कि आपके यहाँ पे अगर महंगाई बढ़ती है, ये सब अगर होगा तो सीधी सी बात है आपकी अर्थव्यवस्था में मांग में कमी आएगी। मांग में कमी क्यों हो रही है अल्टीमेटली अब आपके यहाँ पे, क्योंकि लोगों की क्या है, क्रय शक्ति क्षमता में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मंदी बढ़ेगी, तो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आएगी, और उसका प्रभाव आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा कि लोगों को क्या हो जाएगा, उसमें मांग में कमी आ जाएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है,
इसी में डिस्कस करते हैं हम आर्थिक मंदी से मांग में कमी में, कि प्रतिस्पर्धा वाला पॉइंट होता है, ठीक है। अब आपका जो उत्पाद है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसको खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। किससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है? तो या तो कोई देसी कंपनी का, कोई देसी स्थानीय कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, और या फिर कोई विदेशी कंपनी का वही प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब कोई क्या है, प्लास्टिक कंपनी है, वो है आपका खिलौना उद्योग वाली कंपनी है, वो खिलौने बनाते हैं स्थानीय स्तर पर, वो उनको अब आज की तारीख में किससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है? जो चाइनीज खिलौने आ जाते हैं प्लास्टिक और फाइबर वगैरह के, ठीक है, उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। तो पहला नुकसान आपको कहाँ हो गया? मंदी से। दूसरा नुकसान आपको कहाँ होगा? प्रतिस्पर्धा से। अगर आपका उत्पाद प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा, प्रतिस्पर्धा हमेशा दो स्तरों पर होती है। पहला जो प्रमुख स्तर है वो क्या होता जाता है? आपका मूल्य, ठीक है। और दूसरा जो स्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है? क्वालिटी। देखो, जनता जो क्या है ना, जो उपभोक्ता है, जब भी प्रोडक्ट खरीदती है, किसी भी उत्पाद को खरीदती है, तो वो दो चीज़ों को कंसीडर करती है, मूल्य और क्वालिटी। और जो पहला फैक्टर सबसे ज़्यादा कंसीडर किया जाता है वो है मूल्य। क्वालिटी को सिर्फ कुछ ही लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं एज अ प्राइमरी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उत्पाद पिछड़ जाएगा। अगर आपका उत्पाद इस मार्केट से पिछड़ जाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया, मंदी को नहीं झेल पाया, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपका उत्पाद मार्केट से बाहर होगा, आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, और आपका उद्योग रुग्ण होना चालू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति। अब कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति मतलब क्या है? तो आपका उद्योग जिस भी कच्चे माल पर आधारित है, अगर उसकी अनियमित आपूर्ति होती है, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है कच्चे माल की, तो आपका उद्योग धंधा क्या हो जाएगा? ठप पड़ जाएगा, बंद पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए अभी समझिए, एकदम लेटेस्ट वाला उदाहरण, कि भैया कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले बोला गया कि हमारे देश में मात्र 2 दिन का कोयला बचा हुआ है। 2 दिन नहीं, शायद तक 8 दिन का बोला गया था, जो भी है ना, 15-20 दिन पहले बोला गया कि 8 दिन का कोयला बचा हुआ है हमारे यहाँ पे मात्र। अब वो कोयला अभी तक तो चल रहा है, खैर अभी भी समाप्त नहीं हुआ, 8 दिन पता नहीं कब समाप्त होंगे। खैर, तो हमारा एग्जैक्टली पॉइंट क्या है इसमें, कि अब ऐसे उद्योग धंधे, मान लो ये तो सप्लाई क्या है, ये जो समस्या थी कोयले वाली, इसको जानबूझ करके क्रिएट किया गया सरकारों द्वारा राजनीतिक लाभों के उसमें से, ठीक है। पर इस चीज को समझो कि अगर वाकई में क्या हो जाता, कोयले की कमी होती, ठीक है, तो इससे क्या होता? तो कोल आधारित जो उद्योग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते, एक तरीके से उनमें प्रोडक्शन बंद हो जाता। देखो, वहां से एक समस्या जो उभर के आती जनता के लिए कि भाई बिजली की कमी हो जाती, वो तो एक अलग मैटर है। पर उद्योगों के लिए क्या समस्या आती कि उनको कोयला नहीं मिला तो उत्पादन नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा? उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। उनको क्या होगा? व्यापार नहीं होगा, तो रुग्णता उनकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति हो गई, आर्थिक मंदी और मांग में कमी हो गई। अगला है संरचना की समस्या। अब संरचना की समस्या में क्या आता है? देखो, तो आपको जो बिजली, ईंधन, तेल, इन सब की आवश्यकता होती है, पहली बात तो इसमें कमी आ जाएगी। अगर इसमें कमी आई तो रुग्णता में क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी हो जाएगी। और दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कुछ परिवर्तन होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कुछ परिवर्तन होता है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो फिर उसका प्रभाव अन्य देशों के उद्योगों पर दिखाई देगा, जिसमें भारतीय उद्योग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते ही हैं, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होने वाला परिवर्तन। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तन कैसे हो रहा है? तो देखो, 3 तरीकों से हो सकता है। पहला कि वहाँ पे जो वस्तुएं हैं, कच्चा माल है, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक कच्चे माल का उदाहरण दिया हुआ है, तेल का। अब तेल का जो रेट है पर बैरल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। भाई, पर बैरल तेल का रेट कैसे बढ़ता है? 2 तरीकों से बढ़ता है। पहला, या तो उत्पादन कम कर दिया जाए, उत्पादक जो देश है उनके द्वारा उत्पादन कर दिया जाए, ओपेक कंट्री द्वारा। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जहां उत्पादन होता है वहां पे कुछ भू राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो जाए, मतलब जियोपॉलिटिकल कंडीशन बन जाए वहां पर, कि भाई वहां पे कोई युद्ध चालू हो गया है या कुछ और कारण हो गया है, ठीक है। जैसे अभी क्या है, अब आपका ईरान हो गया, यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, पर ईरान में क्या हो गया? मान लो युद्ध चालू हो गया अमेरिका और ईरान के बीच में, तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव कहाँ पड़ेगा? जिनको सप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या बनती? आयात निर्यात पर रोक लग जाती। आयात निर्यात पर रोक कैसे लगेगी भाई? कि भाई 2 देशों के बीच क्या चल रहा है? व्यापारिक युद्ध चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में। अभी हाल के वर्षों में हमने देखा है, डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल का आखिरी वर्ष उठा लीजिए और इधर पे उसी एक साल में देख लीजिए, तो बहुत ज़्यादा क्या हुआ? व्यापारिक संघर्ष चला इनके बीच, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश पे भी प्रभाव पड़ा। और तीसरा, विकसित देशों द्वारा अपनाई जाने वाली संरक्षण की नीतियां। अब विकसित देश क्या करते हैं? अधिकांश विकसित देश अपने यहाँ पर विकासशील देशों के, अल्प विकसित देशों के उत्पादों को नहीं आने देते हैं संरक्षणवादी नीतियों के अनुसार, ठीक है। इतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए जाते हैं वस्तुओं के, और उसके कारण क्या होता है? हमारा जो बाहरी प्रोडक्ट है विकासशील और विकसित देशों का, वहाँ पर जा करके
कंपीट नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला है क्रांतिकारी तकनीकी परिवर्तन। अब ये क्या होता है, देखो तकनीकी परिवर्तन होना एक सामान्य बात है, बाजार में उद्योगों में तकनीकी परिवर्तन होना एक सामान्य बात है और उद्योग उसके अनुसार खुद को ढालते भी हैं, उसके अनुकूल बनाते भी हैं स्वयं को। पर अगर ये क्रांतिकारी परिवर्तन अचानक से बहुत ज़्यादा तेजी से हो जाए तो अल्टीमेटली होगा क्या उसका परिणाम फिर, अगर ये नवीन खोजे नवीन आविष्कार बहुत ज़्यादा अचानक से हो जाए तो जो अप्रचलित और अनुपयुक्त वो चल रही थी मतलब उत्पाद क्या होता है उस समय के बाजार के अनुसार जो उत्पाद बनाया गया था वो क्या हो जाएगा, अप्रचलित हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। इससे क्या होगा, उद्योगपति को नुकसान होगा। और अगली जो समस्या आती है आपकी वो है सरकार की नीतियां। देखो ये जो ऊपर की आपने जो चीज़ें पढ़ी ना, ये सब एक तरीके से क्या हो जाती हैं, सब्सिडाइज हो जाती हैं अगर सरकार की नीतियां क्या हो, बहुत ज़्यादा अनुकूल हो। ठीक है, उद्योग धंधों के संचालित करने के लिए अनुकूल हो, फेवरेबल हो। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे यहाँ समस्या क्या जाती है, सरकार की नीतियाँ ही प्रतिकूल रहती हैं, विपरीत रहती हैं। ठीक है, कैसे, तब कीमतों के निर्धारण कर दिया जाता है सरकार द्वारा। देखो सरकार द्वारा कीमतों का निर्धारण करना एक क्या है, सरकार के नज़रिए से, जनता के नज़रिए से अच्छी बात है। क्यों, सरकार क्या करना चाह रही है, समाज कल्याण करना चाह रही है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार ने फिक्स कर दिया कि मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं उन सभी का एक प्राइस फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा कीमत से आप इनको नहीं बेच सकते हैं, एक अपर कैप फिक्स कर दी गई। पर वो क्या है, उद्योग धंधों के नज़रिए से देखोगे तो एक तरीके से उनके लिए क्या है, नुकसान की बात है। ठीक है, क्योंकि उनको बराबर लाभ नहीं मिल पा रहा। तो एक कीमतों को फिक्स किया जाना, ठीक है, वितरण व्यवस्था में सुधार न करना, आयात निर्यात के लिए क्या है, अब आयात के लिए वो क्या एक रखते हैं अनुकूल नीति रखते हैं आयात के लिए, और निर्यात के लिए प्रतिकूल नीति बना करके रखते हैं, उसमें समस्या जाती है। इसके अलावा क्या है, औद्योगिक लाइसेंसिंग आदि में समस्या जाती है। कराधान मतलब टैक्सेशन पॉलिसी जो होती है बहुत ज़्यादा खराब होती है, राजकोषीय नीति। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, आपका औद्योगिक रुग्णता को बढ़ावा मिलता है। तो ये क्या था, पूरा आपका बाह्य कारण थे। अगले वीडियो में हम अगले लेक्चर में देखेंगे आपका औद्योगिक रुग्णता के लिए कौन कौन से आंतरिक कारण उत्तरदायी होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले आपके लिए जो प्रश्न रहेगा कल के लिए मेंस आंसर राइटिंग का, वो रहेगा कि सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के विकास हेतु किए गए संस्थागत प्रयासों को उल्लेखित कीजिए। सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए कौन कौन से संस्थागत प्रयास किए हैं। अच्छे से याद रखिए, हम यहाँ सिर्फ संस्थागत प्रयास पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको बताने हैं। 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, 50 से 60 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिख करके पोस्ट करना है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।